हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बाबर का मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में योगदान के बारे में बात करेंगे। बाबर हिंदुस्तान का शासक नहीं था और न ही पैतृक वर्चस्व के रूप में उसने भारत को हासिल किया था। वह फरगना का रहने वाला था और उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। बहुत छोटी सी उम्र में जबकि वह 11 वर्ष का ही था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और ऐसी स्थिति में उसे फरगना का स्वामित्व हासिल हुआ था। परंतु यह उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि उसी के चाचा, उसी के ही रिश्तेदार, बंधु बांधव और सरदार मिर्ज़ा लोग जो थे वे फरगना पर गिद्ध की दृष्टि डाले हुए थे और फरगना पर अपना शासन अख्तियार करना चाहते थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बाबर ने उस पर अपना अधिकार कायम रखा था। बाबर अपने इस छोटे से पैतृक राज्य को विस्तार करना चाहता था और इसीलिए उसने समरकंद, जो कि कभी उसके पूर्वजों के शासन में या अधिकार में रहा था, वह उसको अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। और यही कारण था कि उसने जब 1194 ईस्वी में देखा कि वहाँ के शासक अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उस 1497 के करीब समरकंद जो है वह उसके अधिकार में आ भी गया। परंतु समरकंद पर अधिकार बहुत ही छोटा सा, क्षणिक सा सिद्ध हुआ और यह उसके हाथ से तुरंत ही निकल गया। और जहाँ वह समरकंद पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा था तो देखा उसने फरगना भी उसके हाथ से निकल गया है, क्योंकि उसी के रिश्तेदारों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है। तो यह क्षणिक सफलता उसको बेघर बनाने में सहायक सिद्ध हुई और उसने अपनी आत्मकथा में अपने इस काल की मुसीबतों का जब वर्णन किया है तो लिखा है कि कैसे उसको गर्मी में सर्दी में भूखे प्यासे घूमना पड़ा था और ऐसी स्थिति में उसने फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ा था और उसने तुरंत ही, जबकि उसके चाचा की मृत्यु हो गई, तो उसने 1504 में इस मौके का फ़ायदा उठा करके काबुल पर अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे काबुल का बादशाह बनने के उपरांत उसने आसपास के क्षेत्रीय राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करने शुरू करे। सबसे पहले उसने ईरान के शासक को अपने पक्ष में लिया, फिर कंधार, बुखारा, खुरासन, इन राज्यों को भी अपना अंग बना लिया। परंतु ये सब विजय उसके लिए बहुत ही क्षणिक सिद्ध हुई थी। 1513 में जब शैबानी खान की मृत्यु हो गई समरकंद में, तो उसने एक बार और फिर यह कोशिश करी कि किसी तरह से समरकंद उसके हाथ में, जो कि उसका पैतृक राज्य था, उसके अधिकार में आ जाए। परंतु विजय तो मिली, पर वह बहुत ही क्षणिक विजय ही सिद्ध हुई और उसने समरकंद पर अधिकार किया, परंतु यह समरकंद वापस उसके अधिकारों से निकल गया। इस प्रकार समरकंद पर अधिकार करने के लिए या विजय करने के लिए उसने 3 बार ऐसे अभियान करे और उसने समरकंद को हस्तगत भी किया, परंतु समरकंद उसके हाथ से तुरंत ही तीनों ही बार निकल भी जाता था। ऐसे इसमें उसने अब यह सोचा कि उसको कहीं ऐसा अपना सुदृढ़ शासन ही स्थापित करना पड़ेगा या उसको ऐसा राज्य को हस्तगत करना पड़ेगा ताकि वह उसे परमानेंट राज्य बना सके। काबुल पर वह शासन कर रहा था, जो उसके चाचा का प्रदेश था। वहीं पर रहते हुए उसने यह देखा कि अगर वह पूर्व की ओर आगे बढ़ता है तो उसको भारत
और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विजय करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और यह मंसूबा भी उसका तभी बन पाया जबकि वह घूमता हुआ पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था। तो दिक्काट नामक गांव का जो मुखिया था उसके यहाँ पर उसने शरण ली थी, रात में वह रुका था। और जब वह वहाँ रुका तो उसकी माता जो 111 वर्ष की थी उसने उसको यह कहानी सुनाई जिसमें तैमूर, जो कि तैमूर का यह खुद भी वंशज था अपने नाना की तरफ से, तो उसने तैमूर की भारत विजय की जब कहानी सुनाई तो उसके मन में यह आशा जग गई कि वह पुनः भारत पर आक्रमण करके और तैमूर ने जिस राज्य को लूटा था उस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। इसलिए वह इस अभियान की तैयारी में जुट गया कि वह भारत पर विजय हासिल किसी तरह से कर ले। 1519 में उसने इसका फ़ायदा उठाया था और काबुल के उत्तर पूर्वी दुर्ग और कबीलों पर उसने अपना अधिकार स्थापित करा। इन दुर्गों में मुख्य बाजोर का दुर्ग था। बाजोर के दुर्ग पर अपना विजय स्थापित करने के पश्चात और उसने भेरा के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इन दुर्गों पर अधिकार करने के पश्चात उसने वहाँ पर हिंदू बेग नामक अपने एक अधिकारी को शासन करने के लिए छोड़ा था, परंतु उसका वहाँ से मुड़ते ही हिंदू बेग को वहाँ की जनता ने निकाल करके बाहर कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सितंबर 1519 में बाबर ने फिर से यूसुफ जाई अफ़गानों को दबाने के लिए खैबर के दर्रे से वह आगे बढ़ा और पेशावर पर वह अपना अधिकार करना चाहता था और उसने किलेबंदी भी प्रारंभ करी थी, परंतु उसको इस अभियान में सफलता नहीं मिली क्योंकि उसी समय बदख्शां में विद्रोह प्रारंभ हो गया था और उसको वापस वहाँ लौटना पड़ा था। 1520 में हम देखते हैं कि उसने वापस से कोशिश करी कि वह उत्तर पूर्वी भारत की जो सीमा है उसके राज्यों पर अपना अधिकार कर ले, और इस समय तीसरे अभियान में वह सफल भी रहा और उसने भेरानगर, सियालकोट, सैयदपुर आदि नगरों पर अपने अधिकार भी कर लिया था। यहाँ पर अधिकार करने के पश्चात वह कंधार तुरंत ही लौट गया क्योंकि उसको कंधार में उपद्रव की सूचना या विद्रोह की सूचना मिल गई थी और यहाँ पर उसने शाह बेग को, जो कि विद्रोह कर रहा था, उसको दबाने के लिए उसको बहुत कोशिश करनी पड़ी थी और 1532 में वह उसको हराने में सफल रहा, विद्रोह को दबाने में सफल रहा और उसने कंधार के दुर्ग को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। तो हम देखते हैं कि बाबर, जो कि फरगना का शासक था, समरकंद उसका पैतृक राज्य था जहाँ वह अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, परंतु इन दोनों ही राज्यों से उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया था और वह एक नए जगह पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आगे बढ़ा था कि भारत पर, जो कि कभी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पे उसने जिस तरह यहाँ की समृद्धि की उसने गाथाएं सुनी थी, तो वह भारत को जीतने के लिए ललायत हो पड़ा था। तो हम देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के इसके बाबर के कुछ मुख्य कारण थे। पहला हम देखें तो वह क्योंकि स्वयं घर विहीन था, जहाँ का वह शासक था वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में वह कहाँ शासन करे, किस राज्य को अपना घर बनाए। काबुल पर उसका अधिकार हो गया था, वह काबुल पर अधिकार करके संतुष्ट भी था, जो कि उसके चाचा की पैतृक ज़मीन थी, परंतु वह एक राज्य पर अधिकार करके संतुष्ट नहीं था और मन में जो उसकी इच्छा थी कि वह अपने पैतृक राज्य यानी कि समरकंद और फरगना को जीत सके,
परंतु शैबानी खान की मृत्यु के पश्चात भी उसने वहाँ पर आक्रमण तो किया, परंतु सफलता भी प्राप्त की, मगर वह एक क्षणिक सफलता सिद्ध हुई, क्योंकि वह उस राज्य को परमानेंटली हस्तगत नहीं कर सका। तो बार बार समरकंद से निकाले जाने के कारण अब उसके समक्ष एक जो मुख्य समस्या थी वह यह थी कि अपने लिए एक ठौर ठिकाना या राज्य को ढूंढना, जिसके लिए भारत पर आक्रमण करना उसका एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। दूसरा, बाबर स्वयं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो 11 वर्ष की उम्र में फरगना, जो उसको पैतृक राज्य के रूप में अपने पिता से प्राप्त हुआ था, वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह उसके पास में था, मगर फिर भी वह अपने पड़ोसी समरकंद राज्य को जीतना चाहता था, जो कभी उसका पैतृक गांव रहा था या उसके बाप दादाओं की वह पुश्तैनी गांव था। तो 11 वर्षीय बच्चा जो इतना महत्वाकांक्षी हो सकता है, तो वह बड़ी उम्र होने पर अपने लिए एक ऐसे साम्राज्य के निर्माण की महत्वाकांक्षा रखता था जहां एक वह साम्राज्य की स्थापना कर सके। इसीलिए उसने काबुल पर अधिकार हो जाने के पश्चात भी उसने काबुल के आसपास, देखिए काबुल की जो स्थिति है आप प्रेजेंट में जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान में वह स्थित है, परंतु काबुल में उसको एक परमानेंट राज्य मिल जाने के पश्चात भी वह काबुल से अब पश्चिम की ओर यानी समरकंद और फरगना की ओर तो बढ़ नहीं सकता था, और साम्राज्य विस्तार की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वह तभी पूरी हो सकती थी जबकि वह अब पूर्व की ओर आगे बढ़े। और पूर्व की ओर आगे बढ़ने का मतलब था कि वह भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अपना अधिकार स्थापित करे। इन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों पर, जिसमें हम देखते हैं कि बाजोर है, बहरा है, सियालकोट है, फिर आपका पिंडी है, इन सभी भटनेर है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता वो भारत की ओर आगे बढ़ सकता था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। तो उसने कुछ प्रारंभिक विजय भी हासिल करी थी, परंतु अब जो मुख्य उसके मार्ग में बाधा था वह पंजाब का राज्य था, जो भारत में स्थित था। इस पंजाब मतलब प्रेजेंट पाकिस्तान और भारत के प्रदेश, इनको मिला करके हम पंजाब के राज्य की बात कर रहे हैं। तो आसपास के कबीलों पर भी उसने, और यूसुफजाई अफ़गान जो थे उन सब पर उसने अधिकार तो कर लिया था, पर परमानेंटली नहीं कर पाया था। और धीरे धीरे उसने इस सब राज्यों पर, जो मैंने अभी आपके नाम लिए थे कि बहरा है, भैरानगर है, सियालकोट है, सैयदपुर है, इन सब पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात साम्राज्य विस्तार के लिए उसको आगे बढ़ना था, और आगे बढ़ने के लिए उसको भारत के पंजाब विजय करनी मुख्य रूप से आवश्यक थी। तीसरा कारण हम देखते हैं कि बाबर जो था अपनी प्रारंभिक विजयों से संतुष्ट नहीं हुआ था, और वह चाहता था कि भारत की इस समय जो आंतरिक अव्यवस्था है, जो उपद्रव है, उस अव्यवस्था का वह फ़ायदा उठाए। और तुरंत ही उसको यह मौका भी मिल गया जब स्वयं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार जो दौलत खां लोदी जो था, उन्होंने स्वयं ही इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इस बार बाबर ने दीपालपुर, जालंधर, लाहौर, सुल्तानपुर, सियालकोट, इन सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और इन पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात उसने इनमें से कुछ भाग तो दौलत खां को दे दिया था और कुछ भाग आलम खां को रक्षा करने के लिए इनको दे दिया था। परंतु आलम खान और दौलत खान, इन दोनों के बीच में ही आपसी शत्रुता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे ही एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। और इब्राहिम लोदी जो था वह दौलत खां को पंजाब से हटाना चाहता था, और वह इसकी कोशिश भी कर रहा था।
इसमें दौलत खां को हार का सामना भी करना पड़ा था। और जब बाबर ने इन अफ़गानियों के बीच में आपस की रंजिश को देखा तो वह पुनः पंजाब की ओर आगे बढ़ा था। इस अवसर पर जब बाबर का आक्रमण हुआ तो दौलत खान ने तो स्वयं ने ही समर्पण कर दिया और उसको फिर बाबर ने बंदी बना करके भेरानगर भेज दिया था। परंतु रास्ते में ही दौलत खान की मृत्यु हो गई थी। और इसी समय हम देखते हैं कि आलम खान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और इस प्रकार से अकबर को पंजाब के लिए जो अभियान उसने करा था उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी और पंजाब के अधिकांश भाग पर उसका अधिकार हो गया था। तो इस प्रकार से जब वह पंजाब पर अपने आप को पंजाब में स्थापित करने में सक्षम हो गया था तो अब उसका डायरेक्ट संघर्ष जो था वह भारत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ में स्थापित हो गया था। हम यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण भी इसको हम मान सकते हैं और पंजाब विजय के पश्चात भारत पर आक्रमण करने के बाबर के क्या कारण रहे थे आक्रमण करने के, हम दोनों का ही आंसर जो है वह एक ही माना जा सकता है। जहाँ तक अभी हमने बात करी कि बाबर की महत्वाकांक्षा, वो तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रही थी, क्योंकि ना तो वह काबुल जैसे छोटे राज्य से संतुष्ट था, भारत के जो सीमावर्ती स्थान थे उस पर भी उसने आक्रमण करे थे, उसे सफलता मिल गई थी। परंतु भारतीय राज्यों की राजनीतिक अवस्था को देखते हुए हम देखते हैं कि भारत में भी कई छोटे छोटे राज्य हो गए थे उस समय और सब जगह स्वतंत्र राज्य व्यवस्था थी। ऐसे स्थिति में वह भारत पर की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठा करके और उसको जो समझ में आ रहा था कि इब्राहिम लोदी के शासन से भारतीय जनता संतुष्ट नहीं है, वहाँ के उसके सरदार स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, तो वह इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। और जब उसे पंजाब पर सफलता मिली तो उसकी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई थी और वह भारत विजय के स्वप्न देखने प्रारंभ कर चुका था। चूँकि उसे यह भी पता था कि भारत पर तुर्कों का शासन रह चुका है और तुर्कों के शासन को वह एक प्रकार से अपना ही शासन मानता था, क्योंकि वह तुर्क वंश से संबंधित था। तैमूर के राज्य पर भी वह अपना अधिकार करना चाहता था। तो दोनों ही ओर से, तुर्की शासन और तैमूर के राज्य की ओर से, वह भारत पर अपने अधिकार करने को एक लॉजिकल रीज़न मानता था। और इसी बीच जब दोनों अफ़गानियों की दुर्बलता उसके समक्ष सिद्ध हो गई तो ऐसी स्थिति में उसने भारत पर आक्रमण करने का फ़ायदा उठाना चाहा। और इस समय जब दौलत खान लोदी का भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण मिला तो उसने इसका फ़ायदा उठाया। दौलत खान लोदी की मृत्यु और आलम खां के द्वारा आत्मसमर्पण दोनों ने ही बाबर को यह मौका दे दिया था कि वह अब भारत की ओर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट उसमें हम बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष या पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।